नमस्कार बच्चों, आज का अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वह रहेगा संसाधन और विकास। ठीक है, भूगोल विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय है संसाधन और विकास, कक्षा 10th में। अब देखिए, संसाधन और विकास, इन शब्दों को पहले अपने थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है हमारा संसाधन, जिसके बारे में आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि संसाधन क्या होते हैं। कक्षा 7th, 8th, 9th इन सभी कक्षाओं में आपने इस शब्द को सुना है, इसको समझा है। अगर नहीं भी समझा है, सुना है, तो आज अपने इसको दोबारा से समझ लेते हैं। संसाधन यानी रिसोर्सेज, वे चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर क्या होती है, उपयोगी होती हैं। हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो, चाहे उस वस्तु का उपयोग प्रत्यक्ष तरीके से हो या अप्रत्यक्ष तरीके से हो। ठीक है, उपयोग होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, चाहे हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हों चाहे इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हों। दैनिक जीवन में उपयोग हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन चीज़ों को अपने क्या मानते हैं या क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो ऐड करने वाली है, उसके लिए क्या होगा, पहली बात तो क्या होगी, दैनिक जीवन में उपयोगी है यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सेकंड चीज़, रिसोर्सेज किनको गिना जाएगा, जिनके लिए या जिनको उपयोग करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, पर्याप्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्निक जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को उपयोग करने के लिए, उसी को अपने क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, संसाधन। एक बार फिर से समझ लीजिए, संसाधन यानी रिसोर्सेज, जो चीज़ें दैनिक जीवन में उपयोगी होती है हमारे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से काम आए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से काम आए, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन चीज़ों को अपने संसाधन के नाम से जानते हैं। और वो तभी संसाधन होते हैं जब उनको उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी हमारे पास हो। ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो अगर अपने इसको एक लाइन के द्वारा, एक लाइन में इस डेफिनेशन को करें, ये तो समझने वाली बात हो गई। अगर इसको पूरे को एक लाइन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो क्या रहेगी कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप, आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो तथा उनको उपयोग लेने के लिए या उनको बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, संसाधन के नाम से जानते हैं। क्या रहेगा, पर्यावरण में उपयुक्त या उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उनको बनाने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी होती है, उन उपलब्ध चीज़ों को किस नाम से जानेंगे, अपने संसाधन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी हमारी, वो इम्पोर्टेंट क्या रहेगी कि प्रौद्योगिकी द्वारा प्रगति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास को अपने सुदृढ़ करते हैं। इस लाइन को भी समझना होगा क्योंकि यह किसके साथ जुड़ी हुई है, हमारे संसाधन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। क्या है, एक शब्द है प्रकृति। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें आपको याद होगा क्या कहा था कि पर्यावरण में उपलब्ध चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम में आती हैं। तो पर्यावरण या प्रकृति,
ठीक है। प्रकृति की वस्तुओं के साथ प्रौद्योगिकी का क्या करेंगे, अपने उपयोग करेंगे। प्रौद्योगिकी के का क्या करेंगे, उपयोग। प्रकृति की क्या है, वस्तुएं हैं या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त करवाई गई, हमारे को दी गई, प्रोवाइड करवाई गई चीज़ें हैं, और उनमें किसको संयोजित करेंगे या किसका अपने उपयोग करेंगे, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो क्या बन जाएंगी, हमारी आर्थिक जो गतिविधि है उसको पूरा करने का या आर्थिक विकास को पूरा करने का कार्य किया जाएगा उसके द्वारा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए आप। प्राकृतिक चीज़ है कोई पौधा, पौधे के अंदर अपने मान लेते हैं कपास, ठीक है। कपास के साथ हमने किसको जोड़ा, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ पर अपने ले लेते हैं एक धागा बनाने की मशीन, धागा बनाने की मशीन। कपास प्लस मशीन यानी प्रौद्योगिकी, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, और इनसे क्या बनेगा, एक जो धागा बनेगा वह क्या होगा, इस कपास से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। क्या होगा, कपास से ज़्यादा वैल्यूएबल यानी कपास से ज़्यादा महंगा होगा, कपास से ज़्यादा उपयोगी होगा। जब ये कपास थी तो हमारे बहुत कम काम आ रही थी या किसी अन्य रूप में काम आ रही थी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकते हैं, कपास से मतलब अपने रजाइयाँ वगैरह भरते हैं या और भी कुछ छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये धागा बना तो इससे क्या बनाया जा सकता है, कपड़ा बनाया जा सकता है, कपड़े को सिला जा सकता है, ठीक है, या और भी बहुत सारे इसके उपयोग हो सकते हैं। तो यह क्या है, ज़्यादा उपयोगी संसाधन है, उपयोगी संसाधन है, और इसके द्वारा क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। क्या होगा, आर्थिक विकास। संसाधन रिसोर्सेज किसे कहेंगे, प्रकृति के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त ऐसी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम में आती हैं और जिनको प्रौद्योगिकी के द्वारा आवश्यकता अनुसार बदला जाता है, उनको संसाधन बनाया जाता है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति और प्रौद्योगिकी जुड़ने के बाद क्या बनता है, हमारा आर्थिक विकास होना शुरू होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन आता है कि ये संसाधन जो है वो बनते कैसे हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि योगदान प्रकृति का भी है, योगदान प्रौद्योगिकी का भी है, लेकिन किसी भी वस्तु यानी चाहे वो प्रकृति वाली चीज़ थी या चाहे वो प्रौद्योगिकी थी, दोनों को बनाया किसने, दोनों को बनाने का जो कार्य किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, मानव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, मानव के द्वारा। तो संसाधन क्या है, संसाधन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, लेकिन संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाओं का क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। मानवीय क्रियाओं का परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, यह जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसका। प्रकृति की कोई चीज़ है, उसको चाहे वो फसल है तो बोई किसने, इंसान ने बोई है। चाहे अगर मान लीजिए कोयला है तो कोयला ज़मीन से निकाला किसने, जब तक वो ज़मीन के अंदर है तब तक वो संसाधन के रूप में है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे काम नहीं आ रहा है, ठीक है। कोयला है, उसको ज़मीन से निकालने की प्रौद्योगिकी डेवलप किसने की, इंसान ने डेवलप की। तो इंसान ने प्रौद्योगिकी डेवलप करके कोयला बाहर निकाला। कोयला हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, तो यह क्या बन गया, संसाधन बन गया। क्रिया किसके द्वारा हुई, मानव के द्वारा, यानी कार्य मानव के द्वारा हो रहा है। उपहार दिया किसके द्वारा जा रहा है, प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है। प्रकृति द्वारा पर्याप्त या उपलब्ध करवाए गए उपहारों को मानवीय क्रियाओं के द्वारा रूपांतरित करके आवश्यकता अनुसार या उनको आवश्यकता अनुसार उपयोग करने योग्य बनाना का कार्य किसका होता है, मानव का होता है। और जब वो उपयोग योग्य चीज़ें बन जाती हैं, प्रकृति के उपहार उपयोग योग्य बन जाते हैं, तब उनको किस नाम से जाना जाता है, संसाधन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया होगा आपके। अभी अपने क्या है, संसाधन के पर्यावरण में जो अलग अलग पदार्थ हैं वो
अलग अलग प्रकार के संसाधन क्या है पर्यावरण में मिलते रहते हैं या मिलते हैं, उनको अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं या उनको डिफाइन करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। देखिए संसाधनों का अपने क्या करते हैं, वे वर्गीकरण करते हैं एक छोटे स्तर पर। बड़े स्तर पर इनको बांट कर अपने डेफिनेशंस के साथ बाद में पढ़ेंगे, अभी एक छोटे स्तर पर इनको बांट देते हैं। हमारा शब्द क्या है, संसाधन। डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी, या संसाधन क्या होते हैं समझ में आ गए होंगे। अभी बात करते हैं अपने संसाधन के वर्गीकरण की। तो संसाधनों को क्या है, भूगोलवेताओं के द्वारा मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है प्राकृतिक संसाधन, जिनके बारे में डेफिनेशन के समय भी हमने पढ़ा है कि चीज़ें जो है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं। दूसरे हैं मानवीय संसाधन। दूसरे कौन से हैं, मानवीय संसाधन। इनको भी समझेंगे अपने, सिर्फ संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं, मानवीय संसाधन भी होते हैं। ठीक है, पहला जो सबसे बड़ा इनको विभाजित किया गया है वो कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। किसको, संसाधन को। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा किसके अंदर, मानवीय संसाधन के अंदर। आगे इनको जब अपने इन दोनों को अलग अलग बांटते हैं तो प्राकृतिक संसाधन में दो संसाधन बन जाते हैं। एक तो नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। डेफिनेशंस अपने आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक बार इनको छोटे स्तर पर बांट लेते हैं। इनको भी क्या है फिर अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो तत्व जो लगातार हमेशा बने रहते हैं, उनको किस में बांट दिया जाता है, नवीकरण के तत्व में बांट दिया जाता है। और दूसरा होता है जैव। दूसरा कौन सा होता है, जैव। अब जैव को भी अपने क्या है दो भागों में बांट सकते हैं। जैव को भी क्या है दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन रहेगा हमारा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। सेकंड वन रहेगा हमारा जो जीव होते हैं वन्य जीव। वो जैव में हम किस किस को बांटेंगे, वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति, या इसको सीधा अपने वन भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट। ये किसका हमने वर्गीकरण किया है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया है। संसाधनों को दो भागों में बांटा, मानवीय और प्राकृतिक। प्राकृतिक को फिर दो भागों में बांटा हमने, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय को दो भागों में बांटा गया है, तत्व या जो लगातार बने रहते हैं वो, और फिर दूसरा नवीकरणीय का भाग कौन सा है, जैव। जैव के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव आते हैं। तत्व के अंतर्गत क्या आते हैं, इस तत्व के अंतर्गत आते हैं जैसे पवन है या हवा कह सकते हो, या फिर जल है। ये लगातार प्रवाहित होते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, जल चक्कर के बारे में आपने पढ़ा होगा, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर जल चक्कर हमेशा चलता रहता है। तो ये इस तत्व के अंतर्गत आते हैं, और जैव के अंतर्गत प्राकृतिक और वन्य जीव। सेकेंडली अपने अनवीकरण को भी क्या है, नवीकरणीय को दो भागों में बांट सकते हैं। अनवीकरणीय को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये बंटेगा पुनः, जिसका उपयोग किया जा सके, जिसको रिसाइकल किया जा सके, उसको क्या कहेंगे, पुनः चक्रीय। जो रिसाइकल्ड हो सकते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, पुनः चक्रीय। एग्जाम्पल के रूप में अपने यहाँ पर धातु रख लेते हैं, कोई भी धातु है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे लोहा है, उसका हमने मान लीजिए सरिया बनाया, लेकिन सरिया वो जहाँ यूज होना था वहाँ यूज नहीं हुआ, तो उसको पिघलाकर उसका दूसरा चीज़ भी बनाई जा सकती है उतने चीज़ से। ठीक है, दूसरा अपने क्या होते हैं, अचक्रीय होते हैं, जो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते हैं। अगर एक बार उनका दोहन हो गया, एक बार उनका उपयोग हो गया, तो वह दोबारा काम में नहीं आ सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल रहेगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, जीवों के अंश से बना हुआ ईंधन। ठीक है, ईंधन तो लकड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन अपने किसकी बात कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन। जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी बात हो रही है।
चाहे वो गैस है, CNG LPG गैस है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन जो है उनका एक बार उपयोग होने के बाद उनको रिसाइकिल अपने नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय की क्या है, दो भाग, पुनःचक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, रिसाइकिल किया जा सकता है और जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं अपने मानवीय संसाधनों की। मानवीय संसाधनों में को सिर्फ दो ही भागों में बांटा जाता है। मानवीय संसाधनों को किसमें, सिर्फ दो ही भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है संरचनाएं तथा संस्थाएं। किसके अंतर्गत, एक तो संरचनाएं और एक संस्थाएं, या दूसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा मात्रा एवं गुणवत्ता। अब इसको पूरे को एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। मानवीय वाले दो आपको फैक्टर समझ नहीं आए होंगे कि ये कैसे संसाधन है। जैसे आप घर बनाते हो तो घर क्या है, एक संरचना है, और वो घर क्या काम आ रहा है, हमारे प्रतिदिन उपयोग में तो आ रहा है, हम रह रहे हैं उसमें, उसका उपयोग कर रहे हैं, बारिश सर्दी गर्मी सभी से बचने के लिए हमारे इस्तेमाल तो आ रहा है। तो वो क्या है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर तो है, ढांचा तो है। मानव ने जैसे पुल बनाया है, पुल प्रकृति ने तो नहीं बनाया, उसमें हालांकि चीज़ें प्राकृतिक लग सकती हैं, चाहे वो पत्थर के टुकड़े हैं, चाहे वो लोहा है, किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो सकता है। बनाया किसने है, वो संरचना बनाने का कार्य किसने किया, मानव ने। तो वो संरचना किसके, कौन से संसाधन के अंतर्गत आएगी, पुल, घर, सड़कें, रेलगाड़ी, ये चीज़ें क्या हैं, मानवीय संसाधन का ही रूप है। तो संरचनाएं और संस्थाएं मानव के द्वारा किस लिए बनाई जाती हैं, उनका उपयोग लेने के लिए। ये भी उपयोग लेने लगे और ये भी। ठीक है, मात्रा और गुणवत्ता, ये भी कोई संसाधन नहीं है, ये है भी क्या है, एक जो मानव के द्वारा चीज़ें जो बनाई जाती हैं उनकी मात्रा कितनी है या उनकी गुणवत्ता क्या है, इसको आधार पर भी क्या है, मानवीय संसाधनों को बांटा जाता है। ठीक है, यानी कोई भी मानवीय संसाधन है उसकी मात्रा या उसकी गुणवत्ता कैसी है, इस आधार पर भी मानवीय संसाधनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। और संरचनाएं और संस्थाएं आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, संस्थाएं जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल्स हैं या फिर बैंक्स हैं, तो ये क्या है, संस्थाएं हैं, किसके लिए बनाई गई है, हम मानव के लिए बनाई गई हैं। किसके द्वारा बनाई गई हैं, मानवों के द्वारा बनाई गई है। संरचनाएं हैं, चाहे घर है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे क्या है, सड़क है, पुल है, तो ये चीज़ें क्या है, यातायात के साधन हैं। ये संरचनाएं, ये स्ट्रक्चर्स किसके द्वारा बनाए गए हैं, मानव के द्वारा बनाए गए। लेकिन इन सब में किसी न किसी रूप से उपयोग क्या किसका किया गया है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। मानवीय संसाधन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, और प्राकृतिक संसाधन ये वाले होते हैं। अब अपने एक एक कर इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। यानी हमने क्या पढ़ा है, संसाधनों के प्रकार या संसाधनों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, ये जो वर्गीकरण किया गया है इनको भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अभी अपने संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उनके अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी किन किन आधारों पर संसाधनों को किन किन भागों में बांटा जाता है। संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा, किसके आधार पर बांटेंगे, अपने उत्पत्ति के आधार पर, उनका जो ओरिजिन है उसके आधार पर संसाधनों को बांट के देखें अपने। तो सबसे पहला जो बंटे हुआ भाग होगा वो उत्पत्ति के आधार पर होगा जैव संसाधन। इसको क्या है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला होगा इसका जैव संसाधन, और डायरेक्ट सी बात है, दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। फर्स्ट वन क्या है, जैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत क्या है, प्राप्त जो संसाधन जीवमंडल में होते हैं और इनके जीवन व्याप्त होते हैं,
तो जैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मनुष्य एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट क्या एग्जाम्पल रहेगा, जैव संसाधनों का मनुष्य। दूसरा वनस्पति जात, वनस्पति जात यानी पेड़ पौधे। प्राणी जात, प्राणी जात का के अंतर्गत सिर्फ मनुष्य नहीं आते हैं, जीव जंतु सभी आते हैं, ठीक है। तो मनुष्य, वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है। या फिर अपने मत्स्य जीवन कह सकते हैं, मछलियाँ भी इसके अंदर ही आएगी, पशु भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, जैव संसाधन है। क्या होंगे, जीवमंडल में विद्यमान वो सभी संसाधन जो जिनका जीवन व्याप्त है, जिनके अंदर जीवन है, जो संजीव है, उनको क्या कहेंगे, अपने जैव संसाधन के नाम से उनको जानते हैं। जो क्या रहते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त है, सजीव है वो। दूसरा है अपना अजैव, तो डेफिनेशन भी अपोजिट हो जाएगी, जैसे नाम अपोजिट है वैसे डेफिनेशन भी क्या है, अपोजिट हो जाएगी, कि जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, जीवन व्याप्त नहीं है, या जो भौतिक रसायन क्या है, जो निर्जीव स्थिति में पाए जाते हैं, जीवन व्याप्त नहीं है, या फिर क्या है, निर्जीव स्थिति में पाए जाते हैं। निर्जीव ये क्या कैसे थे, संजीव, जिनमें जीवन व्याप्त था, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं है, उनको क्या कहते हैं, अपने अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन के उदाहरण के रूप में अपने धातु, चट्टानें इत्यादि चीज़ें क्या है, किसके रूप में मिलती हैं, अपने अजैव संसाधन के रूप में मिलती हैं। तो पहला वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ, जैव और अजैव संसाधन किसके आधार पर बांटे गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। संसाधनों के प्रकार में पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को क्या है, दो भागों में बांटा गया है, ए और बी। जैव जिनमें जीवन हो, संजीव हो, मनुष्य, पशु, मत्स्य जो भी है, अजैव जिनमें जीवन नहीं हो, और ये क्या हो जाएंगे, चट्टानें हैं, धातु है, या कोई भी निर्जीव वस्तु, वो सभी क्या हो जाएंगी, इसमें हमारे उपयोगी होनी चाहिए बस, ठीक है, वो अजैव संसाधन हो गए। सेकेंडली अपने बांटते हैं समाप्यता के आधार पर। दूसरा हमारा प्रकार क्या रहेगा, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है, वो समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर इनको हमने पहले जिसको समझ चुके हैं वो है, एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। समाप्यता का मतलब क्या होता है, समाप्त कब होंगे, समाप्त कब होंगे, इस आधार पर संसाधनों को बांटते हैं। तो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं, जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, वो, और इसका एग्जाम्पल मैंने उस समय भी बताया था, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या हैं, नवीकरणीय है। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा है, आज आपने सौर ऊर्जा के द्वारा जिन चीज़ों का उपयोग किया, आपने वो सारी सौर ऊर्जा यूज कर ली जो सूर्य के द्वारा आज हमें प्राप्त हुई थी। तो कल भी तो सूर्य उदय होगा, कल दोबारा से वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। जल, दोबारा से बारिश होगी पर्याप्त रूप से। हालांकि क्या है, जनसंख्या बढ़ने के कारण इन संसाधन में कमी आई है, क्योंकि इसकी खपत बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका पुनः चक्रण तो हो रहा है, इसलिए ये रिसाइकल्ड है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो वैसे भी अपने क्या है यूज करते हैं, जितनी ज़्यादा पवन चलेगी उतनी ज़्यादा और दोबारा ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, पवनें चलती रहती हैं। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है, सारे के सारे नवीकरणीय हैं। इनको क्या है, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा, भौतिक, रासायनिक, डेफिनेशंस के समय ये तीनों शब्द आपको याद रखने होंगे। भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जिनको पुनः चक्रित किया जा सकता है,
जिनका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, उन संसाधनों को अपने किस नाम से जानते हैं? नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। किस आधार पर उनको बांटा जाता है? समाप्यता के आधार पर बांटा जाता है। सेकंड अपने पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत क्या रहेगा? ऐसे संसाधन जिनका दोबारा से उपयोग नहीं हो सकता, एक बार उपयोग होने के बाद वो दोबारा से उपयोग में नहीं आ सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। और इसके बारे में हमने पढ़ा क्या था? इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो खनिज है या ईंधन है, ईंधन कौन सा? जीवाश्म ईंधन या कोई भी ईंधन है, वो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं, इनका एक बार उपयोग लेने के बाद अपने लंबे समय तक दोबारा से इनकी आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इनको लाखों सालों का समय लग जाता है दोबारा से उसी चीज़ का या उसी रूप में दोबारा से उतनी मात्रा में विकसित होने में। जैसे मान लीजिए आज आपने क्या है, कोई भी धातु धरती से निकाली और वही धातु दोबारा से उस धरती में या दोबारा से उसी रूप में वो चीज़ विकसित होने में बहुत लंबा समय लगेगा। उसी प्रकार से ईंधन है, एक बार हमने उसका उपयोग कर लिया, ज़मीन से निकाल लिया, तो दोबारा से वो चीज़ बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। इसीलिए हम इनको हाथों हाथ दोबारा तैयार नहीं कर सकते हैं। यानी सौर ऊर्जा है, आज यूज हुई तो कल दोबारा से अपने उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमें लाखों सालों तक वेट नहीं करना पड़ेगा उसको, लेकिन इनका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा हजारों, लाखों या करोड़ों सालों तक। इसीलिए ये अनवीकरणीय श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, कुछ तो पुनः चक्रीय होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था लोहे का, तो यह तो क्या है? पुनः चक्रीय है, लेकिन ईंधन जैसी चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल भी पुनः चक्रीय नहीं होती है। ये क्या है? मोटे तौर पर हमने इनको भी दो भागों में बांट लिया। तीसरा है भाई स्वामित्व के आधार पर मालिक कौन है? स्वामित्व के आधार पर कि किसी भी संसाधन का मालिक कौन है, उसके आधार पर एक तो बांटा जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या हो गया? निजी या प्राइवेट। ऐसे संसाधन जो प्राइवेट हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष, एक समूह विशेष के अधीन ही है, उनको अपने किस में रखते हैं? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का संसाधन हो। ठीक है, अगर वो व्यक्तिगत है, निजी है, तो वह क्या रहेगा? निजी ही रहेगा, व्यक्तिगत ही रहेगा। ठीक है, जैसे किसी के पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, भूखंड है, ठीक है, या कुआं है, किसी का अपने घर के अंदर कुआं लगाया हुआ है उसने, ठीक है, तो वह क्या है? उसका एक निजी संसाधन है। उस कुएं से वो पानी निकाल रहा है तो वो अपने लिए, अपने उपयोग के लिए निकाल रहा है, वो चाहे तो दूसरों को दे, नहीं तो नहीं दे। ठीक है, तो वह किस प्रकार के संसाधन आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन आते हैं। फिर है सामुदायिक स्वामित्व वाले। सामुदायिक या सामूहिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या होते हैं? ये क्या रहते हैं? इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, अपितु पूरे समुदाय का आधिपत्य होता है। ठीक है, जैसे गांव के अंदर गाय चराने के लिए जो चारागाह क्षेत्र छोड़ा जाता है, गोचर भूमि जिसको बोलते हैं, ठीक है, या सामुदायिक जो शमशान भूमि है, तालाब है, ठीक है, या पानी का कोई और सोर्स है, नदियां हैं, ये क्या है? सामुदायिक संसाधन है। किसी व्यक्ति विशेष का इनके ऊपर क्या नहीं होता है? अधिकार नहीं होता है। इसीलिए इनको किस में रखा जाता है? सामुदायिक संसाधनों में रखा जाता है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। इसके अंतर्गत तीसरा भाग किसका आता है? राष्ट्रीय संसाधन। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन दोनों को अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको यहीं तक क्या है इन चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, याद करना है। क्लास के ग्रुप में आपके नोट्स आ चुके हैं, तो पढ़िए और खुश रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।